मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है, तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे। 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? अगर बस्तर माओवादी समस्या से पीड़ित न होता तो इतने संसाधन पड़े हैं कि देश का सबसे विकसित जिला होता। और मुझे मालूम है मेरे स्टेटमेंट से कई सारे लोग असहमत होने वाले हैं। मैं उनको अभी भी कहने वाला हूं कि 10 साल के बाद बस्तर को देख लेना, देश का सबसे विकसित ट्राइबल जिला हमारा बक्सर का क्षेत्र बनने वाला। कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है ना विकास से जुड़ी, और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं। ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया? माओवाद की समस्या को अगर हमने अच्छे तरीके से आकलन नहीं करेंगे तो भारत की भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम गलत करेंगे। कुछ विचारकों ने एक भ्रांति फैलाई है इस देश कि माओवादी समस्या विकास से जुड़ी हुई, माओवादी समस्या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। ऐसा नहीं है। जब इस देश में माओवादी समस्या का उद्भव हुआ तो आज का उसका मुख्य क्षेत्र जो है तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सटे हुए जिले, और विशेषकर हमारा बस्तर, पुराना बस्तर मतलब 8 जिले। जब माओवादी समस्या शुरू हुई तब 80 के दशक के शुरुआत में ये सभी के डेवलपमेंट के आंकड़े राज्य सरकार के गैजेटों में भी है, स्टेटिस्टिक्स में भी है। उस वक्त बक्सर से ज्यादा अविकसित देश के अंदर 100 जिले थे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर माओवादी समस्या का मूल कारण विकास है, तो माओवादी समस्या जब पनपी तब बक्सर से ज्यादा अविकसित 100 जिले देश में थे। 100 जिले। क्यों भाई वहां माओवादी समस्या नहीं पनपी? कुछ लोग इसको कानून और व्यवस्था का सवाल कहते हैं, इससे भी मैं सहमत नहीं। माओवादी समस्या के उद्भव के पहले बस्तर के कानून और व्यवस्था के आंकड़े और बिहार उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कानून व्यवस्था के आंकड़ों में सबसे बस्तर बहुत अच्छा हुआ करता था। मित्रों, ये समस्या ना लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी है ना विकास से जुड़ी, और किसी के भी साथ डिबेट कर मैं सिद्ध कर सकता हूं, प्रमाणों के साथ सिद्ध कर सकता हूं। ये समस्या आइडियोलॉजी के साथ। जो लोग कहते हैं विचार की समस्या नहीं है, तो ये मूवमेंट का नाम माओवाद क्यों रखा गया? क्योंकि ये विचारधारा के अंदर ही समस्या का समाधान बंदूक से निकलता है। ये विचार है जो भारतीय संविधान का स्पिरिट नहीं है।
हर समस्या का समाधान लोकतंत्र और डिबेट से निकलता है। वो हमारे संविधान का स्पिरिट है। और उन्होंने गरीब, अबूझ, आदिवासी युवा बच्चों को हाथ में हथियार पकड़ा दिए और किया क्या? तिरुपति से पशुपतिनाथ का रेड कॉरिडोर का नारा दे दिया और 4-4.5 दशक तक इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फंड फैलाकर वो बैठे। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर बस्तर माओवादी समस्या से पीड़ित न होता तो इतने संसाधन पड़े हैं कि देश का सबसे विकसित जिला होता। और मुझे मालूम है मेरे स्टेटमेंट से कई सारे लोग असहमत होने वाले हैं। मैं उनको अभी भी कहने वाला हूं कि 10 साल के बाद बस्तर को देख लेना, देश का सबसे विकसित ट्राइबल जिला हमारा बक्सर का क्षेत्र बनने। आपने यहां के विकास को रूंधा है। प्राइमरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक शालाओं को जलाकर आप उनको विकसित करेंगे। आपने 2 नए जनरेशन अनपढ़ों के खड़े कर दिए। सारे पीएचसी, सीएचसी बंद कराकर आप इनका भला कर रहे हो। आज जब सीएम और विजय जी जा रहे हैं तब कई ऐसे लोग हैं जिनका पहली बार बैंक अकाउंट खुल रहा है, पहली बार राशन कार्ड मिल रहा है। इनको ना घर मिला। भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को घर में गैस, घर में पानी, घर में शौचालय, घर में बिजली, 5 किलो धान प्रति व्यक्ति प्रति माह, 5 लाख तक का इलाज, ये सारी चीजें हर गरीब को दी। मगर हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को छत्तीसगढ़ के नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कौन जिम्मेदार है? ये लाल आतंक वाले इसके लिए जिम्मेदार है। सालों तक वहां विकास नहीं पहुंचने दिया। और आज नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस क्षेत्र के लिए 15,000 सेपरेट प्रधानमंत्री आवास भेजने, राशन कार्ड बनाने की स्पेशल मंजूरी देनी पड़ी, गैस के सिलेंडर स्पेशल देने पड़े। ये योजनाएं तो देश भर में सैचुरेशन प्राप्त कर गई, समाप्त हो गई। यहां उनका विस्तार करना पड़ा, समय मर्यादा बढ़ानी पड़ी, क्योंकि इनका तो गरीब आदिवासियों का कोई दोष ही नहीं था। आज वहां फिर से स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोड बन गए, टेलीफोन टावर बन गए, रेल भी जा रही है। और आज ही हम निर्णय कर आए हैं 7 लाख हेक्टेयर को सिंचित करने वाली सिंचाई की योजना भी भारत सरकार मंजूर करने वाली। हजारों आदिवासी बच्चे मारे गए, जीवन बर्बाद हो गया। और ये प्रचार कर रहे हैं कि गोली चला रहे, गोली चला रहे। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी है, उनको तो मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप तो जरूर सरेंडर कर जाइए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा जीवन आपकी राह देखकर खड़ा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर जब आप हाथ में बंदूक लेकर किसी को मारते हो तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी शासन की है, छत्तीसगढ़ शासन की भी है और भारत सरकार की भी।
और अब जब 90% क्षेत्र मुक्त हो चुका है, मैंने तो कहा है 31 टन 26 के पहले इस देश से हम माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दें। मगर ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा जो है, वो विचारधारा को देश की जनता ने जानना चाहिए। जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए, और जहां ट्राइबल का कल्याण की बात कर कर हथियार पकड़ा दिए, वहां भी अंधकार फैला दिए। ये विचारधारा ही विनाश की द्योतक विचारधारा है और बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट है देश की कि विचारधारा से निजात पा ले देश। खैर, वैसे तो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बचे भी नहीं है, दूरबीन लेकर देखने पड़ते हैं। ये केरल बचा है, ये भी इस बार समाप्त हो जाएगा, तो वैसे ही जनता ही कर देगी। त्रिपुरा में नहीं बचे, बंगाल में नहीं बचे, केरल थोड़ा बचा है, मगर वहां पर भी त्रिवेंद्रम में जनता ने शुरुआत कर दी है। मित्रों, जब छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर चुका है, तब मुझे मालूम है कि ये राज्य प्रभु श्री राम का ये नैनीहाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। इसका मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है हम सबके सामने, 130 करोड़ भारतीयों के सामने, 2047 में एक ऐसे भारत का निर्माण करे जो हर क्षेत्र में समग्र विश्व में एक नंबर पर हो। और ऐसे भारत का निर्माण छत्तीसगढ़ को छोड़कर नहीं हो सकता, ये तो वास्तविकता है। मगर मुझे आशा है कि 2047 के विकसित भारत की अग्रदूत विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। इस दिशा में हम आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को और विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है, हमारी आइडियोलॉजी को आशीर्वाद दिया है। और मैं छत्तीसगढ़ जनता को बड़े मन से, विश्वास के साथ भरोसा देने आया हूं कि हम छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से तो मुक्त करेंगे ही करेंगे। देखते देखते छत्तीसगढ़ को राज्य का सबसे एक नंबर का राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और यही अपेक्षा देश की जनता की छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता के पास है। मुझे विश्वास है 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़, आने वाले 25 साल में भी इससे 2 गुना गति के साथ आगे बढ़ेगा। आप सभी का मेरे विचार रखने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।